बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और अपने एयर पीसेस को ठीक करता हुआ मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आप मौसम में और ख़ास तौर पे सड़कों पर आपके आसपास मौजूद धुंध ने आपके मिजाज को धुंधला नहीं किया। आपको वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड में एक्सप्रेसो के। हमने जिक्र इसलिए किया चूँकि इतना कोई बुरा एक्सपीरियंस मुझे धुंध का हुआ, ख़ास तौर पर अल्लाह सुबह से जो मैंने नोटिस किया। मुझे लगता है अच्छा पहले हम रोशनी में धुंध देखते हैं। आज मुझे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग किसी वजह से उठना था और मैंने अंधेरे में जो धुंध एक्सपीरियंस किया अर्मिला हसन, ये जो भी रिंग रोड बंद किया जाता है या मोटरवे बंद की जाती है ये बिल्कुल ठीक किया जाता है और इसको बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ ट्रबल। बहुत सारे हादसा की बायस ये बन सकता है। इस पर पूरा पंजाब ही तकरीबन जो है और सिंध के बहुत सारे इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके धुंध की लपेट में है। बिल्कुल हद निगाह की बात की जाए तो सिफर होने पर मोटरवे जैसे इमरान साइड की जगह जगह से ट्रैफिक के लिए बंद करनी पड़ी है। M1 पेशावर तक जो है, M2 लाहौर से कोट सर्वर तक बंद कर दी गई है। ये मुख्तलिफ जगहों से जो ये मोटरवे इनको बंद किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली एज इमरान साइड के यहाँ पर जो धुंध की वजह से हम हमारी जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से हमें बहुत सारे चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और अंधेरे के अंदर अगर रात की फॉग है उसमें वो ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि दिन में शायद आपको रोशनी में फिर कुछ आपका विजुअली आपकी विजिबिलिटी बेहतर होती है, लेकिन अदरवाइज रात के वक्त जो लोग तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं और ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं इमरान कि लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं है कि आपने फॉग के अंदर डबल इंडिकेटर ऑन करके स्लो गाड़ी चलानी है, ओवरटेक नहीं करना। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रखें। और धुंध में खुदा ना खास्ता अगर एक गाड़ी का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे 10 गाड़ियां और मुतासर होती हैं। तो ये हमने कुछ इलाकों के बारे में तो आपको बताया, इनको बंद किया गया है। कमी के बायस सवाबी बुरहान जो मोटरवे है उसको खोला भी गया है ट्रैफिक के लिए। जो कौमी शाहराहें अभी भी इस वक्त धुंध में गुम नजर आती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाकई गुम है। और फिर अगर सर्दी की हम बात करें, स्कर्दू, काला, मस्तूर, गोपस और हुंजा है, गिलगित है, यहाँ पर तो दांत बच रहे हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्दी है और इतलात ये भी आ रही है कि इस धुंध की वजह से और स्मोक की वजह से इन पर्टिकुलर एक नया वेरिएंट कोविड का वो जन्म ले रहा है और उससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर भी एक स्पेशल नशिस्त आपके लिए आज के शो में रखी है, हम इस पर भी बात करेंगे। आप प्लीज एहतियात कीजिए। दूसरी जानिब जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है एज यूजुअल खतरनाक हद तक ज्यादा है। शहरी मुश्किल से सांस ले रहे हैं और नजला जुकाम ये तो चल जो वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा है दो के शुक्र है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है वो काफी हद तक रुकी है और आंखों में जलन की वजह से भी काफी लोग परेशान हो रहे थे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मॉग सूरत हाल पर इजलास भी हुआ है जनाब, और चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी और स्मॉग बढ़ने की जो असल वजूहात है वो सामने लाने के लिए बीमार होकर चली जाए टीम स्मॉग के हवाले से जी वजूहात सारा स्टडी या रिसर्च की जाएगी कि क्यों बढ़ गई है ये स्मॉग। इस पे भी वाकई वैसे रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर इसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करके उनके सोल्यूशन और प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये तो हर साल के साथ बढ़ती चली जा रही है। और इसमें अभी ये कोविड के वेरिएंट की बात करें, हवा के अंदर जो ब्रीदिंग इश्यूज बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं और जिनका एस्थमा है वो ट्रिगर हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ पे मुझे पंजाब हुकूमत की एक बात अच्छी लग रही है कि वो मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं, इस पे फोकस किए हुए हैं। और अब कल केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम हैरान है कि अभी तक इस पे कोई स्टडी नहीं है हमारे पास कि ये बढ़ क्यों रही है। तो अच्छी बात है, राइट वे में जा रहे हैं हम कि रिसर्च तो करें, पता तो चले कि वजूहात क्या हैं। इस पे हम आपको आगाह करते रहेंगे जी। इसके अलावा आज चूँकि 27 दिसंबर है, हमारे लिए कोई बहुत खुशाइन दिन नहीं है। आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है। 16 बरस हो गए और कल की बात लगती है, कल का दिन लगता है 2007, आज से 16 साल पहले आज ही का दिन। मोहतरमा 21 जून 1953 को पैदा हुई और उनको 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ हासिल हुआ और सबसे बड़ा एज़ाज़ पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का इस्लामी दुनिया की उन्हें हासिल हुआ। बरतानिया में, अमेरिका में आला तालीम हासिल की। इसके अलावा जो उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनके वालिद ग्रामी थे, साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे, उन्होंने की। उनका ताल्लुक़ अगरचे के अशराफिया से था मगर इसके बावजूद अवाम से बड़ा डीप एक कनेक्शन रहा और उनके वालिद ने जो पार्टी बनाई वो आज भी अवाम के अंदर एक रूट रखती है डेफिनेटली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और चारों सूबों की जंजीर कहलाई गई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अपने वालिद की हुकूमत का जब तख्ता उल्टा गया और उसके बाद उनको फांसी दी गई तो बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी, जलावतनी की सौकतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। इसी दौरान वो पीपल्स पार्टी की सरबराह बनी और फिर जब मुल्क वापस आई वो मार्शल लॉ उठाए जाने के बाद तो जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो लाहौर ने मंजर देखा वो शायद रहती दुनिया
दुनिया तक एक मिसाल रहेगा, ऐसा मंजर था। बिल्कुल, लाखों का मजमा उनका मुंतजर था जहां उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियात के हवाले से बात कीजिए तो हाकिम अली जरदारी के जो बेटे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे उनसे रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई। मोहतरमा के हवाले से आपको बताएं तो 2 दिसंबर 1988 को 35 साल की उम्र में मुल्क जिसे हमने कहा कि पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया, लेकिन उनकी जो हुकूमत है महज 20 माह ही मुकम्मल कर सकी और 1993 को दूसरी बार पाकिस्तान की वजीर आज़म मुंतखब हुई। लेकिन उस बार भी पीपल्स पार्टी के अपने ही जो सदर हैं फारूक अहमद लगारी, उन्होंने 1996 में बदउनवानी, बदअमनी, करप्शन और माराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात के बायस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया और 1998 में बीबी को जलावतनी भी इख्तियार करनी। बिल्कुल, बादशाह मुशर्रफ दौर में 8.5 साल बाद जलावतनी खत्म करके 18 अक्टूबर 2007 को कराची वापस लौटी। मज़ार कायद की तरफ रवा दवा थी कि आपका काफिला कारसाज पहुंचा। यहाँ पर दहशतगर्दी का एक अलमनाक वाक़या हुआ और इस वाक़े में 200 से ज़ायद जो कारकुनान थे उनकी पार्टी के वो जाँबक हुए। मोहतरमा खुद बाल बची इस वाक़े के अंदर। उनका जो दुश्मन था वो हमेशा उनके पीछे रहा, वो ये नहीं चाहता था कि मोहतरमा किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लें। 27 दिसंबर 2007 का बिल आखिर वो बदबख्त दिन आया। आज का दिन आज से 16 साल पहले जब लियाकत बाग जलसे के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक कातलाना हमले में शहीद कर दिया गया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। लेकिन आज भी उनकी जो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं और उनका जो किरदार रहा है, ख़ासतौर पे विमेन एम्पावरमेंट का एक इस्तारा थी बेनज़ीर भुट्टो, वो यकीनी तौर पे आज भी, और ये ताज उनसे कोई छीन नहीं सकता। जी, पाकिस्तान की सियासत में मोहतरमा के नाम के बगैर जो उसकी तारीख है वो नामुकम्मल है और ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी उनको हासिल है। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पे, 16वीं बरसी के मौके पे हमने याद कर रहे थे, उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे और अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। मैं जरा मीनवाइल आप जरा बात करें, मैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की ताज़ा तरीन अपडेट ले लूं, क्योंकि माशाल्लाह आज फिर इमामुल हक ने हस्बे साबिक इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए। वो आउट होने वालों की इमामत कर रहे हैं। पहले ऐसे इमाम है कि इमामत शुरू करते हैं फिर सब मुक्तदी आउट होते चले जाते हैं। खैर, मेलबर्न टेस्ट जारी है। पाकिस्तान ने 66 रन के ऊपर 66 रन बनाए और उसकी 1 विकेट गिरी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 96.5 ओवर्स में 318 रन बना सकी थी और हमें मालूम है कि पाकिस्तान ने पहले इनिशियली कुछ 3 विकेटें हासिल कर ली थी, फिर बारिश ने थोड़ा इंटरप्ट भी किया था खेल को। आज पाकिस्तान के लिए पहला सेशन 1 विकेट गंवाने के बाद मैं ऐसे कहूँगा बेहतर है। 23 ओवर्स में पाकिस्तान ने ये रन बनाए हैं और इस वक्त उसकी जो क्रीज है इसके ऊपर अब्दुल्ला मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं और शान मसूद कैप्टन मौजूद हैं और दोनों बिलतरतीब 39 और 15 रन के ऊपर खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि ये मैच किस जानिब जाता है। पाकिस्तान को इस सीरीज को बराबर करने के लिए इस मैच को जीतना होगा और अगर जीत जाए तो क्या ही बात है, लेकिन मुश्किल ही है। मुश्किल ही है। चलें जी, और पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3 विकेटें ली हैं जनाब। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हो, मीर हमजा हो, हसन अली, उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की। आगा सलमान ने 1 विकेट ली है और 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बरतरी हासिल है। इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है, उसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अवैस भी हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। रिशाद साहब, सबसे पहले तो आपसे ही मौजूदा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर कॉमेंट ले लेते हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, जो 318 रन बनाकर जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो आउट हुई है। क्या इस सूरत हाल में आपको लग रहा है इस मैच की? जी, पाकिस्तान का रिप्लाई अच्छा है और एक शान मसूद जब से क्रीज पे आए हैं थोड़ा सा पॉजिटिव रन स्कोरिंग भी हो रही है। इमामुल हक के बारे में मैं कहूंगा कि वो हमेशा ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। क्रीज पे जरूर टाइम वो स्पेंड करते हैं लेकिन वो एक नलिफाई हो जाता है, वो कोई एडवांटेज नहीं होता क्योंकि वो स्कोरिंग बहुत स्लो कर रहे होते हैं। तो वही सूरत हाल आज भी थी और ये हमेशा कहा जाता है कि जरा पॉजिटिव रहें, जरा स्कोरिंग ज्यादा करें। तो बहरहाल ये कि वो आउट हो गए हैं लेकिन ये कि उसके बाद से शान और अब्दुल्ला शफीक खास तौर पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल कर सके, पोस्ट कर सके। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि 318 जो ऑस्ट्रेलिया के रन्स थे उसमें 52 एक्स्ट्रास थे। यानी अगर आप उन 52 एक्स्ट्रास को माइनस कर दें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ 260 पे ऑल आउट हुआ है। लेकिन 52 एक्स्ट्रास इज जस्ट अनपार्डनेबल, बहुत बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए था। और इसमें बाइज और लेग बाइज बहुत ज्यादा हैं, वाइड 15 हैं।
तो दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन पाकिस्तान। Obviously, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वाइड इज अ क्राइम, आई बिलीव। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा वैस ये बड़े अच्छे कुछ नुकात की जानिब इशारा किया। 44 गेंदों का सामना किया इमामुल हक ने एंड ही स्कोर्ड 10 रन्स। क्या विकेट के ऊपर सेट होने के लिए आपको 44 गेंदों से भी ज्यादा बॉल्स चाहिए कि उसके बाद आप एक सिली मिस्टेक करें और आप आउट हो जाएं? आई मीन इजंट इट इनफ टू गेट सेटल्ड, टू गेट सेट ऑन अ क्रीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? इमरान भाई, मैंने कल भी आपको बात की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप लोग जीतना चाहते हो, देखें ड्रॉ के, मैं तो नहीं जाऊंगा ड्रॉ पे, मैं जीतना चाहूंगा, तो आपने एग्रेसिव मोड में रहना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंसिव मोड में जाओगे तो वो आपको हर्ट करेगी, क्योंकि अगर आपने कामयाब रहना है, ऑस्ट्रेलिया का एक फंड है, एग्रेसिव खेलोगे तो वो बेचारे शैलो में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। इमामुल हक का यही तो इशू रहा है। मैंने कल भी आपसे पॉइंट आउट किया था कि आपकी जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज हकीकतन बात है, जब सुबह उठा तो लिटरली वो एक ड्रामा सीन नहीं होता कि मैंने अपनी आंखें रब करके देखा, मैं कहा ये हाईलाइट पिछली तो नहीं कोई लगी, ये क्या होगा आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कि एकदम सारे आउट होके वापस चले गए। तो पाकिस्तान का दिन बहुत अच्छा रहा, बॉलिंग आपकी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जो बैटिंग में बार बार मैंने कहा ना, लोग पक्के हैं बात सुन सुन के इंटेंट वो कहीं ना कहीं स्टिल मिसिंग है। आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट देखें, जब तक आप एग्रेसिव स्टार्ट, मैं नहीं कहता कि आप हर बॉल के लिए आप बाउंड्री के लिए जाएं, ऑब्वियसली जो अच्छी बॉलर्स को आपको इज्जत भी देनी पड़ती है, लेकिन बैड बॉल्स को आपको निकालना भी पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो मसला हमारा रोटेट द स्ट्राइक का बहुत बड़ा एक इशू। अभी भी आप देखें कि शान मसूद और जब अब्दुल्ला शफीक अपना बैटिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लगता है कि मिसकम्युनिकेशन भी बीच में होती है, गैप है कम्युनिकेशन का, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी भी आपकी उस लेवल की नहीं। लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल अगर आज देखूं तो बहुत अच्छा है, इस वक्त तक क्रीज के ऊपर दोनों बैट्समैन मौजूद हैं। अल्लाह करे इतना बड़ा कोई स्कोर तो नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। आमिर जमाल की बात करूं, चाहे शाहीन की बात करूं, चाहे हसन अली की बात करूं, तो आई होप के पाकिस्तानी बैट्समैन इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। और लिटरली कह रहा हूं, एमसीजी की विकेट बैटिंग ट्रैक है, इस पे बैट्समैन बड़ा अच्छा स्कोर भी करते हैं। मैंने कहा ना कि डेविड वार्नर के लिए बड़ा जबरदस्त अपना बैटिंग ट्रैक है। तो आप ये समझते हैं कि जिस पेस से अभी हम खेल रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला का स्ट्राइक रेट 52 है, शान मसूद 57.69 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि इसको मजीद हमें फर्दर ट्रिगर करना चाहिए या ये ठीक है? देखिए इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का, देखें ना, दो चीजें इमरान भाई, अगर मैं जितना मर्जी भी कहता रहूं एग्रेसिव खेलना, एग्रेसिव आपको पता है पाकिस्तान का, तो अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एग्रेशन तो पाकिस्तान ने ज्यादातर नहीं दिखाया। आपको बहुत कम नजर आता है कि पाकिस्तानी टीम एग्रेशन के अंदर आपको नजर आए बैटिंग करते हुए। जैसे फखर जमान ने वंस इन अ ब्लू मून वो जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनिंग्स खेल दी थी वनडे के अंदर, तो जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इस वक्त चल रही है और खास करके आपकी विकेट्स इंटैक्ट हैं, तो इट्स बेटर कि आप विकेट्स अपने हाथ में रखें। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि आप डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे, वो प्रेशर आपकी मिडिल ऑर्डर पे आएगा, आपके बैट्समैन पे आएगा। आपको रोटेट द स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्लेयर्स रोटेट द स्ट्राइक करते रहते हैं, विकेट्स इन हैंड आपकी रहती हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की गई है। अभी चाय की ब्रेक हुई है, अभी तक आपकी एक विकेट गई है, 250 समथिंग ऑड रन से अभी आप लोग पीछे हैं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टनरशिप अगर कामयाब होते हैं बनाने में, फिर आपको पता है बाबर आजम पे फिर मैं वही बात करूंगा, कल भी बात कर रहे थे कमेंटेटर्स, आज भी बात कर रहे थे, क्राउड का भी शोर था, सारे मामला आते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सब चीजें हैं। बात करते हुए भी डर लगता है, लोग एकदम ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं कि भाई आप कौन से इतने बड़े क्रिकेटर हैं जो उनके खिलाफ बात करें। लेकिन एक चीज अब जिम्मेदारी है, आप कप्तानी से उतरे हैं, आप बड़े बैट्समैन हैं, बड़ा बैट्समैन आप बन के दिखाएं, आप बताएं कि मैं हाँ बल्ले से जवाब मैं देना जानता हूं, मैं बड़ा बैट्समैन हूं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रेशर है बाबर के ऊपर। इरशाद साहब, डू यू एग्री विद द वेस्ट कि बाबर आजम के ऊपर एक जिम्मेदारी भी ज्यादा है? और ऑब्वियसली जिस एग्रेसिव अप्रोच की बार बार अवैस बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को इस एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही खेलना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को एक फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए और एक अच्छी पोजीशन में उनके बॉलर्स उनको ले आए हैं और अब जो बैट्समैन हैं वो भी स्टेडली खेल रहे हैं, तो इसको एडवांटेज बनाना चाहिए और एक अच्छा स्कोर करना चाहिए। और 318 कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है, उससे आगे जाना चाहिए इंशाल्लाह। तो पूरी कोशिश यही होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये भी वैसे पॉइंट आउट सही किया कि जो हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं और इवन पहले जो सऊद शकील भी अब आएंगे, तो इन लोगों को अब बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए। यूजुअली लोग कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और हम भी अपने इस फोरम पे, आप सभी एक्सपर्ट्स भी और हम भी इस बात के कायल हैं कि किसी भी प्लेयर को एक आध मैच खेलने के बाद नहीं हटाना चाहिए, उसे चांस देना चाहिए उसकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए। जैसे सरफराज को पहला मैच खिलाया गया, फिर शान ये कहते नजर आए कि नहीं, उन्हें ड्रॉप करना वर्ड ठीक नहीं, हमने उन्हें आराम दिया है, नाम कुछ भी दे लें। इमामुल हक में ऐसा क्या है, वो क्यों इनविंसिबल हैं पाकिस्तान के अंदर बुरा परफॉर्म करने के बावजूद, चाहे वनडे मैचेस हों, चाहे वो
मौजूदा टेस्ट मैचेस हो, टेस्ट सीरीज हो, इतना बुरा परफॉर्म करने के बावजूद क्यों वो उनको नहीं छेड़ा जाता अपनी जगह से? अच्छा इमरान, इसमें यह है कि ये एक बात बहरहाल मैं कहूंगा कि ओवरऑल टेस्ट एवरेज तो बहरहाल इमाम का अराउंड 50 है और उसी चीज पे उनको डिफेंड किया जाता है कि उन्होंने एवरेज अच्छा मेंटेन किया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। एक ओपनर को अगर वो रेगुलरली उस तरह से नहीं खेल रहा है पॉजिटिवली और बड़े स्कोर्स नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो डेफिनेटली किसी और अच्छे ओपनर को ट्राई करना चाहिए। इस दफा यंग साइम अयूब को भी ले गए हैं, बहुत प्रोलिफिक प्लेयर हैं वो और बहुत ही डैशिंग प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि अगर थर्ड टेस्ट में उनको ट्राई करें। और बिल्कुल सारे जो फॉर्मेट्स हैं उसमें वो खेलते हैं फर्स्ट क्लास में और बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पाकिस्तान। What do you say, Awais, on this, on about Imam ul Haq? देखिए, इमाम का तो ऑब्वियसली एवरेज की उन्होंने बात की तो झूठ नहीं, अगर उनकी एवरेज देखें तो 50 की ऑड रन, और ऑब्वियसली जब आप 50 रन पे देखते हो तो आप कहते हो हाँ यार ही सूटेड टू बैटिंग ऑफ पाकिस्तान के, चलो जी इनको ओपन करवा दें। लेकिन अगर मैं हालिया से मैं देखूं तो डिक्लाइन बहुत ज्यादा इमाम की इनिंग्स में है। आपको मुझे याद हो मैंने आपसे एक बात इमरान भी उस दिन की थी कि आई गेस ऑफ एयर में कर रहा था कि जब मैच स्टार्ट हो रहा था पहला टेस्ट मैच, तो इमाम उल हक की वीडियो चल रही थी ट्विटर पे जहां पर उनकी 2 स्निक्स लगी थी और लोगों ने लिखा हुआ था ऊपर या अल्लाह खैर करी क्योंकि पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो एक इशू उनका रहा है, ज्यादातर स्निक का बात करूं या ज्यादा स्लिप कॉर्डन एरिया के अंदर वो कैच देते हैं। आज भी देखें वो बॉल बहुत अच्छी थी, ये नहीं मैं कहता कि इमाम ने गलत शॉट के लिए, वो लिटरली बहुत अच्छी बॉल पड़ी है, वो बॉल अपना थोड़ा बहुत मूवमेंट भी मिली है स्पिनर को जहां पर वो आउट है। मैंने इसलिए कहा ना कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑब्वियसली थिंक टैंक जो वहां बैठा है उसको बेहतर पता है विकेट कैसी है, अगर मैं यहाँ बैठ के बात करूं, लेकिन शायद एक स्पिनर से आप शॉर्ट हो, स्पिनर को होना चाहिए था अगली इनिंग्स के लिए कि पाकिस्तान अच्छा जो उनसे एक ज्यादा प्रेशर डाल सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि आपके पास 2 चले, अच्छी बात है, एक वार्म अप मैच आपको फिर मिल गया था जहां पर आप अपने तगड़े प्लेयर्स को ट्राई कर सकते थे, साइम को कर सकते थे, दूसरे मामला को क्या आपके पास आइडिया होता है कि यार हाँ ये लड़का इसमें सूट कर सकता है। क्योंकि चाहे आप इंग्लैंड की बात करें चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनके जो ओपनर्स हैं इन्होंने तो पूरा डायलेमा ही चेंज कर दिया। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि एक नेचुरल गेम भी तो एक नेचुरल रिदम भी तो एक प्लेयर का होता है ना। जैसे हम वार्नर की बात करते हैं, वो चाहे जितने चांसेस ले, हर मैच के अंदर 1-2 चांसेस वो लेता है, उसको चांसेस मिलते हैं, लेकिन वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है और उससे होता क्या है कि वो एक टीम का ऐसा पैटर्न सेट करके शुरू में जाता है। इवन उस्मान ख्वाजा को भी मैं इसमें कोट कर सकता हूं, ऐसा पैटर्न सेट करके जाता है कि टीम के लिए मुश्किल नहीं होती है फिर 300-400 रन बोर्ड के ऊपर लगाना। तो एक नेचुरल गेम भी तो प्लेयर को अपनी करनी चाहिए। हमारे जो ओपनर्स हैं वो खतूत पे क्यों नहीं सोचते? क्या उनको कोई बता नहीं रहा या वो खुद नहीं करना चाहते, खुद डिफेंसिव हो जाते हैं? देखिए डिफेंसिव असल में माइंडसेट की बात होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि उस डेविड वार्नर से तो हमें इश्क है ना कि हम उसको हमेशा ही कहते हैं भाई चल मेरा बच्चा तू स्कोर कर, कोई मसला नहीं, हम इधर बैठे हुए हैं, हम कैच भी ड्रॉप कर देते हैं और उसको फिर बाउंड्री से इश्क है, 100 और 50 से इश्क है। चाहे पिछले टेस्ट मैच की आप बात करें, पिछले जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी उसमें भी आपने ड्रॉप किया था, वहाब रियाज अली कल झलकियां देख रहा था, उसमें भी कल वहाब रियाज की बॉल पर ड्रॉप किया, शाहीन वाली बॉल पे अब्दुल्ला ने कर दिया। एक चीज पता है कि अच्छी है, वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को देखें ना तो मेरे साथ क्योंकि जब एक्स क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक बैठे तो उन्होंने एक मुझे बात बताई थी कि इसका जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट होता है वो ये होता है इमरान भाई कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहला अगर 1 ओवर की बात मैं करूँ ना, 1 ओवर वो स्टार्ट में चेक करते हैं कि बॉल की मूवमेंट क्या है, सीम मूवमेंट क्या है, एयर में कितना मूव कर रही है बॉल। जब उनको जज हो जाए ना कि हाँ ये चीज हो रही है, दूसरे ओवर में वो लिटरली अपनी बाउंड्री लाजमी निकालते हैं कि अग्रेसिव वो रखते हैं अपने आप को, वो शैलो में नहीं जाते आपको। लेकिन वो माइंडसेट की बात है कि यार हाँ मैंने अग्रेसिव रहना है, मैंने शैलो में नहीं जाना, मैंने अग्रेसिव खेलना है, यहाँ पर मैंने स्कोर करके अपनी टीम को देना है। मैंने बताया ना बेसबॉल क्रिकेट ने और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने बिल्कुल चेंज करके रख दी है टेस्ट क्रिकेट। आप देखें वो आते हैं वो अग्रेसिव खेलते हैं, 150 करें 100 करें और फिर उसका रिजल्ट भी तो वैसे निकलता है। अच्छा रिशाद साहब, हम काफी दिनों से बात करें लेकिन हम स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें। मैं कुछ न्यूज़पेपर स्टोरीज भी पढ़ रहा था, पाकिस्तानियों के जो बूथ्स हैं वो भर रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं देखने के लिए और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो वहां पे रहते हैं। क्या मायूस हो रहे होंगे या क्या आपको क्या लगता है कैसी क्रिकेट देखने को उनको मिल रही है और पाकिस्तान टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दीज एक्सपैट्स, उनको एंटरटेन करने के लिए उनके घर में खेलने गए हैं हम? जी हाँ, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं स्टेडियम में और जितना भी हैं वहां पे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो
कोई ऐसी मायूसी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से उसको मेंटेन किया हम मायूस इस बार भी नहीं करेंगे लग रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल ये कि कोई अच्छे प्लेयर्स को देखने का मौका मिल रहा है, और इस पे मैं सिलेक्टर्स को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा कि जो पाकिस्तान के अच्छे परफॉर्मेंस थे, इस तरह के मीर हमजा हैं, आमिर जमाल हैं, खुर्रम शहजाद हैं, और इवन अब T20 स्क्वाड में भी अगर आप देखिए तो हसीबुल्ला हैं, साहिबजादा फरहान हैं, अब्बास आफरीदी हैं, इनको चांस दिया है सेलेक्टर्स ने, तो ये एक बड़ी अच्छी आई एम ऑल फॉर इट। और मेरे ख्याल में इसमें चले अब एक बात तो हमारी टीम में अच्छी होगी ना। पहले ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स को बड़ी एफर्ट लगाना पड़ती थी पाकिस्तान को मुख्तलिफ क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर गिराने के लिए, अब वो नहीं करनी पड़ती, अब खुद ही माशाल्लाह प्लेयर्स हमारे वो जिम्मेदारी सर अंजाम दे देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया वैस आपका भी कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मेलबर्न टेस्ट के हवाले से जी हम बात करें, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त ब्रेक चल रही है, दो के अभी एक्सपेक्टेशंस बेहतर है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रैक रिकॉर्ड एज आर एनालिस्ट सेट कितना अच्छा नहीं है, बट वी होप कि ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह से मेंटेन ना रहे और कुछ बेहतरी आए। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने सुबह सुबह क्रिकेट की बात की है, हमने कहा जरा पॉलिटिकल और इंतखाबात के हवाले से भी बात कर लें। जी इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी मंजरनामा मजीद इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुश्किलात का शिकार जो तरीके इंसाफ है उसको तवील अरसे के बाद एक ताज़ा हवा का झोंका मिला है, और गुज़िश्ता रोज़ी पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको मुअत्तल करते हुए इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात और मियां कुल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले पर जो रहनुमा PTI हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिशें खत्म कर दी हैं। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल किया है। दूसरी जानिब जी आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। दूसरी जानिब आम इंतखाबात में लाडला कहलाई जाने वाली मुस्लिम लीग नून और उनके रहनुमा कामयाबी के दावे तो कर रहे हैं, मगर इस वक्त टिकटों के मामले पर खासी तगोदो नजर आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, नून लीग के कुछ देरीना वर्कर्स हैं, कुछ नए शामिल होने वाले हैं, कुछ इलेक्टेबल्स हैं, या सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद दीगर जमातें हैं। सभी अपनी मर्जी के हलकों की टिकट्स चाहते हैं, लेकिन नून लीग की क़यादत इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखो, कहते हैं ना आग का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो यही सिलसिला चल रहा है। इन्हीं मुश्किलात के हवाले से मुख्तलिफ खबरें मीडिया पे भी आती रहती हैं। हमजा शहबाज के हवाले से एक खबर इसी हवाले से आई, फिर उसकी तरदीद भी आ गई। जी फिर उसकी वो एग्जिस्ट करते हैं, साबिक वजीर आला पंजाब। मुख्तसर तरीन अरसे के लिए आई बिलीव रहे, लेकिन रहे तो हैं। खैर, दूसरी जानिब खुर्रम दस्तगीर साहब जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, उन्होंने भी एक बयान में कहा है कि जो टिकट्स हैं इसके हवाले से तकरीबन 20 नशस्तों पर तनाज़ा है, 3-4 दिन में हल हो जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून टिकट्स के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी किसे कहाँ स्पेस देना है, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अवाम क्या सोचते हैं ऐसे किसी ने भी नहीं पता, हम है ना ये सोचने के लिए। अगर कहीं लगता है कि कोई आपकी जज्बात की तर्जुमानी नहीं करा तो एक्सप्रेसो है ना ये करने के लिए अलग सुबह, और हमने ये सिलसिला सबसे पहले शुरू किया, ये भी याद रखिएगा। आज जो सिकंदर भट्ट साहब हैं तड़के तड़के सेगमेंट के होस्ट, वो एक ऐसे हलके में जा रहे हैं जहां पे मरियम नवाज साहिबा कंटेस्ट कर रही हैं और शुनैदा के साथ बिलावल साहब भी हैं। तो देखते हैं कि वहां की आवाम क्या सोच रही है, जरा आइडिया लेते हैं। NA 127 देखते हैं जी क्या कह रही है आवाम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट। गलियां हैं लाहौर के चुंगी अंबर सिंधु की, और हल्का है ये NA 127 के, जहां से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब हम यहां पर करेंगे वर्बल पोल के जरिए एक इलेक्शन सर्वे कंडक्ट और जानेंगे पब्लिक पल्स क्या बोलती है। मेरे साथ रहिएगा। NA 127 का शुमार लाहौर के गुंजान तरीन हलकों में होता है। यहाँ की आबादी 1 मिलियन के करीब है। आपके हल्के से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह से आई है वाले। आप उनकी तरफ ही हैं? हाँ। PPP को वोट करेंगे? किस पार्टी को वोट कर रहे हो आप? हम तो नून लीग को सपोर्ट करेंगे। गुड जी, आप? नून लीग को। इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेगी आप? पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को। इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करोगे?
अगर उन्हें वोट इलेक्शन में खड़े नहीं दिया जाएगा तो ज़रूर करेंगे। इलेक्शन में नहीं खड़े होने दिया जा रहा। जी आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ ये किसकी बात कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दोगे? जमात इस्लाम। इलेक्शन आ रहे हैं केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दोगे? ਅਸੀਂ पीपल पार्टी। आप ये बताएं आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जाएंगे? हम शेर को सर। आप सर? मैं सर सपोर्ट करता था शेर को, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा नहीं करूँगा। दरवाजे खड़का के वोट मांगने वाले तो आपने देखे होंगे। हम वो हैं कि जो दरवाजे खड़का के पूछ रहे हैं कि वोट किसको देंगे। माफ़ी चाहना पहले तो मादरत कि तुसी बुढ़ापे तुहानू उठ के आना पिया, बहुत माफ़ी चाहना। थोड़ा अगे आ जाओ। इलेक्शन आ रहे हैं किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ जी ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। पीपल्स पार्टी, गुड जी। ਨਹੀਂ ਪੀਪੀਆਈ ਪੀਪਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। इलेक्शन आ रहे हैं ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ। माशाल्लाह बड़े उम्र रसीदा बंदे हो, हाले तक देखे ही नहीं तुसी। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਕ ਗਏ। आप किस पार्टी को वोट देंगे? जो हमारे लिए बेहतर करे। ये कौन सी पार्टी है? मैंने नाम ही नहीं सुना। नहीं ना, जो हमारे लिए बेहतर करेगी वही पार्टी हमारी है। नेम वन पार्टी, किसी एक पार्टी का नाम ले लें। हमारी पार्टी कोई भी नहीं है। हमारी पार्टी सिर्फ जो हमारा बेहतर सोचेगी वही है, चाहे नून लीग है या पीटीए है या जमात इस्लामी है। ये इकरारुल बिल लिसान तो नहीं कर रहे, लेकिन तस्दीकुल बिल दीवार मैंने कर लिया। ये देखें, ये नून लीग को सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਜਿੱਧਰ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। इलेक्शन जी तुसी किहਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਧਰ ਕਹੋਗੇ। मैं कहीं नहीं कहूँगा, मैं तो जानना चाहता हूँ आप किसको देंगे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ किस पार्टी को वोट करेंगी आप? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। आप किसको वोट करेंगे? नवाज शरीफ को। आप किसको वोट करेंगे? नवाज शरीफ को। गुड हो गया जी। हाँ जी, इलेक्शन आ रहे हैं तो किस पार्टी को आप वोट करेंगी? पीटीआई। पीटीआई। तो केड़ी पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट करोगे, वोट करोगे? हमने अपना कमाना तो अपना ही खाना। ये दसा तो हमने खुद कमानी तो खुद ही खानी, कोई किसी को खाने को नहीं देता। कोई ये नहीं कहेगा तुम्हारे घर में अब तो पार्टी इलेक्शन है, सब कह रहे हैं हम देंगे हम देंगे, कोई किसी को नहीं देता। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट करेंगे? पीटीआई। पीटीआई। ओके, इनके तो वोट बने नहीं होंगे गुड़िया जी छोटे जी ते वोटां किहਨੂੰ दे रहे हो? वोटां देंगे जनाब जिन्हों मौका देख के। अब किसी पार्टी का नाम दसो ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। नवाज शरीफ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੜੋਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ 5-6 ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ ਨੂੰ। ओके करो, इलेक्शंस आ रहे हैं। जी सर। किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? ओनली पीटीआई। अच्छा भाई, इलेक्शंस हो रहे हैं तो किस पार्टी को वोट दोगे? पीटीआई। भैया इस इलाके के हैं आप सर? जी जी इधर ओके, इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई। ओके, इलेक्शंस आ रहे हैं केड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दोगे? भाई अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा? नहीं। ओके सर, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਕੋ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2024 ਚ, किस पार्टी को वोट दोगी आप? टाइम आएगा तो पता चलेगा ना। आप पसंद किस पार्टी को करती हो? मैं मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को। आप गुड़िया? किसको जी? मुस्लिम लीग। और कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी गुड़िया, आप? मुस्लिम लीग को। ओके जी, नून लीग। नून लीग नहीं। हाँ, नून लीग नहीं, मुस्लिम लीग। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਓਏ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਤ ਗਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ में ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਮਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो आप किस पार्टी के ऊपर इस दफा सपोर्ट करने का सोच रहे हैं? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਆਈਏ। समझ गए जी। अस्सलामुअलैकुम। क्या क्यों पहले ही हंसना शुरू कर दिया आप लोगों ने? मुझे ये बताओ, इलेक्शन आ रहे हैं तो किस पार्टी को वोट दोगी? शेर को। शेर को। आप किसको वोट दोगी? मेरे तो कार्ड ही नहीं बना हुआ। कार्ड ही नहीं बना हुआ तो अच्छा, आप किस पार्टी को वोट दोगी? हम भी नवाज शरीफ को देंगे। ओके करो। इलेक्शंस आ रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट देंगे? नून लीग को जी। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। सर मकामी इधर के ही हैं सर? हाँ जी। सर किस पार्टी को वोट करेंगे? हम उसको वोट देंगे जिस पे हमारा ज़मीर जो हम आता है, वो कहेगा कि आप ठीक कर रहे हैं, उसको वोट देंगे। दिल भी गवाही देगा ये बंदा सच्चा और ईमानदार है। अच्छा, ऐसा कोई बंदा मुझे भी बताएं। है ईमानदार, सब जानते हैं, पूरे पंजाब से पाकिस्तान से पूछ लें। लेकिन जो उसका नाम लेता वो रात को पुलिस वाले ठा लेते हैं। नाम ना लो, अपने फैसला ज़मीर का आपने करना है। वोट मैं समझ गया हूँ आपने किसको देना। वोट उसका या जो हकदार है। ओके, सलाम भैया। इलेक्शंस आ रहे हैं, किसको वोट करोगे पार्टी को? पीटीआई को। इसी इलाके के हो?
इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करोगे? हम इंशाल्लाह नून लीग को। मकामी हो इत्थों दे सर? जी बिल्कुल वोटां मरियां ने इत्थे ही। जी बिल्कुल इलेक्शन आ रहे हैं, किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान पीपल पार्टी ਦੇ ਆਗੇ। ਓਕੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਇਹ ਬਲਾਵਲ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਲਾਵਲ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕਬੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। आप बताओ, इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट दोगे? इधर पार्टी का नाम ले लो माइक में। पीटीआई। ओके, अच्छा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करोगे आप? ये इलेक्शन हमारा जो है ना किताब का जमात इस्लामी को जी। आप भैया किसको वोट करेंगे? शेर को। ओके जी। बाबा जी सलाम अलैकुम। बाबा जी इलेक्शन आ रहे हैं सर, तो किस पार्टी को वोट देंगे आप? जो अल्लाह को मंजूर है। अल्लाह ने मंजूर है, कोई नवी पार्टी बन गई है। नवी पार्टियाँ बढ़ रही है। वैसे आपने पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया था? नून लीग को। और इस दफ़ा कोशिश करेंगे नून लीग, मुझे लगता है आपको नाम नून लीग वोटा पै रही ने। हाँ जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਵੋਟ? बिस्मिल्लाह जनाब पाकिस्तान पीपल पार्टी ਦੇ ਆਗੇ। गुड हो गया जी। आप किसको वोट? ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ। भाईजान वोट बने हैं इत्थे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। पता करके मैंने दसना जे फिर मैं मिलांगा आगे। भैया इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ जी। किस पार्टी को वोट दोगे आप? पीटीआर इलेक्शंस आ रहे हैं, किहड़ी पार्टी को वोट दोगे? नवाज शरीफ को। ओके, इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगी आप? किसी को भी नहीं, उसकी क्या वजह होगी? मेरा वैसे दिल ही नहीं चाहता। मायूस हैं आप सिस्टम से? हाँ, कोई हक पे है ही नहीं तो वोट किसे देना है? इलेक्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल। तो किस पार्टी को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह जमात इस्लामी का और जमात इस्लामी को वोट देंगे, क्योंकि जितने भी पार्टीज पहले आई हैं, नून लीग भी आई है, पीटीआई भी आई है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे तरक्याती कामों का सोचा नहीं है। पार्टी का नाम बताएं। पीटीआई। इलेक्शन वैसे किस पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगी आप? पता नहीं है अभी मुझे। आपको पता ही नहीं है? पहले नहीं कभी वोट दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं कभी वोट। बिलावल भुट्टो खड़े हुए हैं आपके हल्के से, उसे तो नहीं देंगे। इलेक्शंस आ रहे हैं, जी जी। किस पार्टी को वोट देंगी आप? किसी को भी नहीं। वजह? पहले नवाज शरीफ के साथ थी, बट अब किसी के साथ भी नहीं। तो ये था लाहौर के हल्का NA 127 में होने वाला प्री इलेक्शन वर्बल पोल सर्वे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की थी और इस फ़ज़ाई आलूदगी ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन भी हो रही है। स्मॉग से जहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, वहीं इन बीमारियों ने नए वायरस की शक्ल भी इख्तियार कर ली है। हर किसी को आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम या बुखार या इस तरह के सिम्टम्स हैं ही, लेकिन इस जो तिबी माहिरीन हैं उन्होंने वायरस के अलामात में जो तेज़ बुखार है, बॉडी पेन है, पेट का ख़राब होना है, खांसी बताई है, ये सारी चीज़ें जो एक नया वायरस फ़िज़ा के अंदर मौजूद है उस हवाले से इंडिकेट किया जा रहा है। जावेद अकरम साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो मौजूदा वायरस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये वायरस कोविड हो सकता है, लोगों को अपना कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। और जहां हम दुनिया भर में बात करें तो 19 के जो कोविड-19 के केसेस हैं उनकी तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी इदारा सेहत जो है WHO के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने के दौरान दुनिया भर में कोविड-19 के नए केसेस की तादाद में 52%, यानी कि 52% इज़ अ ह्यूज परसेंटेज, इसमें इजाफा हुआ है। आलमी इदारा सेहत ने 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जो ज़ेली किस्म है GN1 उसको जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है, जो हालिया हफ्तों के दौरान दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। WHO के मुताबिक ये भी बताया गया कि अब ये नया कोरोना जो वेरिएंट है अमेरिका, इंडिया, चीन, सिंगापुर, बरतानिया, स्वीडन, फ्रांस और कनाडा समेत 41 कंट्रीज़ में वारिद हो चुका है। पाकिस्तान में मौजूदा अगर हालात की बात की जाए तो उसके खतरा नहीं है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम करने वाली है इस पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, उसके अलावा फॉर्मल फोकल पर्सन भी हैं कोविड-19 के ऊपर, लाहौर जनरल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। हमने सोचा उनसे ज़रा उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि वो इस नए वायरस को लेकर किस हद तक हमें इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स क्वाइट अलार्मिंग। आई मीन 52% केसेस का बढ़ जाना, हम तो इसको बड़ा लाइट समझते हैं। हमने तो इनफैक्ट उस वक्त भी जब कोविड आया था पाकिस्तानी कौम ने कुछ खास इसको लिफ्ट नहीं कराई थी और फिर नुकसान भी उठाया। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये क्या है, आप अपने इल्म के मुताबिक हमें बताइए। Thank you so much for inviting me. Good. But I think
इसको इतना पैनिक माहौल, ये एक्सपीरियंस के मुताबिक हम जो करंटली वेव्स जिससे डील कर रहे हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कोविड वायरस की है, और ये याद रखेंगे, आई एम सेइंग सम कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ द कोविड। बट करंटली अगर आप ग्लोबली देखें तो ग्लोबली एक न्यू टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल डेमिक। ट्रिपल डेमिक का मतलब ये है कि इस वक्त क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ग्लोबली है वो विंटर सीजन से गुजर रहे हैं, तो इसमें इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एंड कोविड, ये तीनों वायरस जो हैं ये किसी न किसी फॉर्म में या सेपरेट या को एग्जिस्ट करते हैं। तो रिसेंट पास्ट में अगर हम अपने 2-3 वीक्स का एक्सपीरियंस देखें, बिकॉज आई रिमेन फोकल पर्सन कोविड-19, करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर पल्मोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो मेरा ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ केसेस में हमने कोविड को देखा है। क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं करवा रहे, तो वो जो केसेस हैं उनको हम क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली यानी एक्सरे, सीटी या कुछ ब्लड टेस्ट की बेस पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कोविड इज हियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं, जिस पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, अब ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को अस्थमा है वो ट्रिगर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब सिम्टम्स ऑब्वियसली ये वेदर चेंज के साथ हमारे वो टिपिकल सिम्टम्स ही होते हैं, जिसमें खांसी है जी, फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है। इनको डिफरेंशिएट करना, किस शख्स को कौन सा ऐसा मेजर सिस्टम आपको सिम्टम जो नज़र आए और वह फ़ौरन इसका कोविड टेस्ट की तरफ जाए। ऑब्वियसली अगर ये अभी से थोड़े थोड़े केसेस बढ़ेंगे खुदा ना खास्ता, तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होती है और चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो मैं ये बताऊं कि जो ये फोग हम लाहौरी भी या और लोग भी एंजॉय करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट फोग अलोन, ये स्मॉग ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर आप देखें इस वक्त में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 है, ये मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स हर उस शख्स के लिए जिसको सांस का मसला हो, जिसमें दमा हो, जिसमें कार्डिक इशू हो, जो स्मोकर हो और जिसको शुगर है, जो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके लिए डेफिनेटिवली प्रॉब्लम का बाइस बनता है और उसमें वही सिम्टम काज कर देता है जो क्लासिकल एस्थमा में सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इन्फेक्शन का जो सिम्टम होता है वो फीवर का होना है। तो फीवर तो एक स्टैंडर्ड सिम्टम है जो इन सब में होंगे। इसके अप एंड अबव जो है क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजी, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज अ कंसल्टेंट के कैसे हम क्लासिकली कह सकेंगे ये बिल्कुल कोविड है। लेकिन कुछ अलार्म जो साइन है वो कोविड को अभी भी फेवर करते हैं, लाइक बॉडी में पेन का बहुत ज्यादा होना। ये जो सिम्टम है ये यूजुअली बाकी वायरल इलनेस में नहीं देखी जाती। फिर फटीग जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपको थकावट हो जाती है, ये भी इसका फीचर है। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट स्टिल एग्जिस्ट, ये भी इसका फीचर है। सो बाकी है कि अगर रनिंग नोज आपका ज्यादा है तो ये और वायरल इलनेस हो सकती है। और अगर इसके अलावा आपकी चेस्ट में वीज जो विस्निंग साउंड है तो ये एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की सिम्टम भी हो सकती है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटिव फीचर हमें मिल जाता है। अब जहां तक आपकी रही बात कि क्या फटाफट हमें डॉक्टर से रजू करना चाहिए, तो मैं तो कम से कम ये अभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा उन लोगों को जो कि हाई रिस्क ग्रुप में है, वो डेफिनेटली रजू करें। हाई रिस्क ग्रुप हम कहते हैं वो लोग जो एक्सट्रीम ऑफ एज में है, लाइक बच्चे या वो बुजुर्ग, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जिनको सांस दिल का मसला है, कोई कुव्वत मुदाफिक कम करने की दवाई ले रहे हैं, या जस्ट डेफिनेटिवली वो एज अर्ली एज पॉसिबल कॉम्पिटेंट जो कंसल्टेंट है उसके पास जाएं। बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं और घर में रहें, तो होपफुली यही रेमेडी काफ़ी है। क्योंकि लकीली कुछ पॉपुलेशन तो हमने वैक्सीनेट की, बल्कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर हम वैक्सीनेट कर पाए। बाकी जो बची कुची थी उसने अपने आप को खुद ही कोविड करा के नेचुरल इम्यूनिटी कर ली है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप वैक्सीनेशन तो करवाए, और प्लस ये जो हाई रिस्क ग्रुप है यही अपने आप को अवॉइड करे गैदरिंग में जाने के, और अगर बहुत जरूरी है गैदरिंग में जाना तो मास्क पहन ले। अच्छा डॉक्टर इरफान, हम इससे पहले जो कोविड के वेरिएंट हम फेस करते रहे हैं उसमें सांस से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हमें रहे जो लोगों के लिए जानलेवा भी हुए, और फिर विद द टाइम आसानी ही हुई कि हम ये बात कन्विंसिंगली कहना शुरू हो गए कि चले अब कोविड तो है लेकिन वो जानलेवा नहीं है। आई मीन काफ़ी हद तक हम उस रिस्क को अल्हम्दुलिल्लाह सेव करने में कामयाब हुए। ये जिस वेरिएंट की स्मोक की इन्वॉल्वमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, ये मोहलिक किस हद तक है? आई मीन क्या क्योरेबल है, या ये भी उस हद तक मोहलिक हो सकता है कि खुदा न खास्ता जान का ही खतरा हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए JN.1 जिसको हम कहते हैं, .1 जिसको हम कहते हैं, ये समझ ले ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है ओमिक्रॉन की। ओके, ठीक है। सो इसमें ओमिक्रॉन की एक प्रॉपर्टी हम सब ने बड़े, आप लोगों को भी याद होगी, कोविड जितना हमने एंकर्स को याद करा दी, मेरे ख्याल में बाकी बीमारी किसी को याद नहीं है, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही कंटीजियस है, यानी इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है और इसमें मोर्टेलिटी डेथ रिलेटिवली कम है। सो सेम इज ट्रू विद JN.1।
और वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड है, क्या वो वैक्सीनेशन इसको कवर कर रही है? तो आंसर इज यस। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है रिलेटिवली सेफ है, लेकिन सेफ का तो मीन ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आजाद घूमना फिरना शुरू करें। अगेन जैसे अगर हमारे नेबर कंट्री की हम बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक रूल अप्लाई कर दिया कि जी जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो मैंने आपको बताए हैं, वो मास्क पहने अगर उन्होंने गैदरिंग में जाना है और वो अवॉइड करें। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन रादर देन कि हम पैनिक क्रिएट कर लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि कुछ हमारे लोगों में प्रिवेंटिव जो है ना मेडिसिन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है, दिस इज रिलेटिवली चीपर वैक्सीनेशन दैट इज अवेलेबल एट सम टाइम। और हम अक्सर बार पल्मोलॉजिस्ट से फोकस करते रहे थे कि फ्लू एंड निमोनिया वैक्सीनेशन, फ्लू ऑलमोस्ट फॉर ऑल एंड निमोनिया वो लोग जो 60 साल से ऊपर बहुत से लोग जिन्होंने डॉक्टर इरफान कोविड की वैक्सीनेशन कराई थी, सॉरी टू कट यू, जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन कराई थी, उन लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से कुछ ऐसे मसाइल हुए जैसे बॉडी पेन्स एंड ऑल। तो वो अब मैंने कुछ लोगों को मशवरा दिया उम्र रसीदा अपनी फैमिली के आसपास कि आप फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, तो वो कहते नहीं भाई हम तो कोविड की लगवा के बस, वो कहते ना बस हो गई हमारी, अब नहीं लगवाते हम। तो ये जो फ्लू वैक्सीन आप कह रहे हैं, ये सबके लिए रिकमेंडेड है, किसी की भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी शख्स के लिए? जी, फ्लू वैक्सीनेशन अबव 6 ईयर जो 6 मंथ से ऊपर चिल्ड्रन में, लेकिन हमारे पीड्स वाले कहते हैं 2 ईयर से अबव, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो 2 ईयर से अबव हर एज में फ्लू इज रिकमेंडेड। और पब्लिक डीलिंग, इवन आपको भी फ्लू करानी चाहिए बिकॉज यू आर अ पब्लिक डीलर। हम लोगों को हेल्थ केयर वर्करों को भी करवानी चाहिए और ओल्ड एज को भी करवानी चाहिए। जो निमोनिया की वैक्सीनेशन है, ये क्लासिफाइड ग्रुप है, जैसे हाई रिस्क है 60 ईयर अबव या 60 से बिलो जो स्मोकर्स हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको हम रिकमेंड करते हैं। और इन दोनों में से साइड इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट किसी के नहीं है, सिर्फ निमोनिया बाज लोगों में फीवर का 22 मंथ है। और दूसरा मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं, बिकॉज आई वाज इन चार्ज ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, हमने काफी वैक्सीनेशन वहां पे लगाई है। अगर हमारा डाटा आप उठाएं तो ये जो आप थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ये वो सिग्निफिकेंट नहीं है जो डेथ कोविड ने की। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन ने काफी हद तक प्रिवेंट किया है क्रिटिकल डिजीज को। ऐसी अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड डॉक्टर इरफान कुछ भी कहना चाहे, पब्लिक मैसेज देना चाहे? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख भी रहे होंगे और हम जब खुद भी डील करते हैं या बाहर जाते हैं तो हम भी बदएहतियाती कर लेते हैं। तो इस बेएहतियाती के हवाले से डॉक्टर साहब कह रहे हो कि मानना तो लोगों ने है नहीं, फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहे आप? नहीं, इतनी मायूसी का बात नहीं। आप लोग यू आर मेजर, आप मीडिया को बार बार बात करेंगे तो वो लोग समझते हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है कि एक तो डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ पैनिक। जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सट्रीम ऑफ एज है, प्रेग्नेंट फीमेल है, बुजुर्ग हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज है, वो डेफिनेटली मास्क पहन के कम्युनिटी में मूव करें। और जिनको कोई भी सिम्टम नजर आती है इस किस्म की, तो वो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और रेस्ट करें अनलेस उनमें वार्निंग साइन। राइट डॉक्टर खान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपने हमें इस हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ हम और बाकी हमारे देखने वाले इस पर अमल करेंगे बल्कि उनको इसका फ़ायदा भी होगा। भाई आप फोक को सिर्फ फोक के एंजॉय मत कीजिए, स्मोक है इसमें, पोल्यूशन है और ये कोविड कोरोना आपको लगा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और इस और ऐसे कई और लाफानी अशार के खालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की हम बात कर रहे हैं। आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब था। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को नई वुस्अतें अता की। इब्तिदा में फ़ारसी और मुश्किल उर्दू ज़बान में शायरी की, मुआसरीन के तानों के बाद आसान ज़बान, तख़य्युल और फ़लसफ़ियाना अंदाज में ऐसा ढाला कि कोई और शायर उनके मद्दे मुकाबिल नज़र नहीं आया। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में मोहब्बत और शाइस्तगी से वाबस्तगी बड़ी शिद्दत से नज़र आती है। मिर्ज़ा गालिब को हम याद कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं अहमद अकील रूबी की किताब, और इसमें तबसरा हो रहा है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में आज जिस किताब का हमने जिक्र करना है आपसे, वो बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत किताब है। लेकिन इसका जिक्र करने से पहले आपको ये बताऊं कि नुसरत फ़तेह अली खान पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाने का एज़ाज़ हासिल हुआ, शर्फ हासिल हुआ आज से 12 बरस पहले। और उस सिलसिले में जो रिसर्च या तहकीक के मराहल से मुझे गुजरना पड़ा, उन मराहल में से एक किताब जो है वो मुझे याद है
कि उसने मेरी बड़ी हेल्प की थी। और ये किताब है नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जो कि अहमद अकील रूबी साहब ने लिखी। अहमद अकील रूबी बहुत ही दिलचस्प किरदार, बहुत ही खूबसूरत आदमी, जितना अच्छा लिखते थे उतना अच्छा बोलते थे, फ़लसफ़े के आदमी थे, अदब के आदमी थे। यूनानी पुरानी जो नज़में हैं, ब्लाइटस और इस तरह की जो किरदार हैं, बड़ी जो शायरा हैं, उनके तराजिम किए, बहुत कमाल काम किया और असातीरी और देव मालाई किरदारों से इंतहाई मुतासिर होते थे। तो जब ये किताब मैंने देखी नुसरत फ़तेह अली ख़ान, तो मुझे बिल्कुल समझ आ गई कि वो यकीनी तौर पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान किसी असातीरी किरदार या देव मालाई किरदार से कम नहीं थे। वो इंसानी समझ से एक बाला शख्सियत हैं, जो कुछ उन्होंने इंतहाई मुख्तसर अरसे में किया। तो उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में इस किताब ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। बहुत ही कमाल किताब है। इसमें बहुत सारे लोगों के हवाले से तज़किरा है कि किस तरह जो बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने एतराफ़ किया नुसरत फ़तेह अली ख़ान की खिदमात का, और फिर जो मकामी तौर पे जो जितने बड़े गुलकार हैं या जितने बड़े मौसीकार हैं वो क्या राय रखते हैं। फिर बचपन से लेके और अब तक, यानी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की वफ़ात तक तमाम डिटेल्स, तमाम जुज़ियात के साथ इसमें बयान की गई हैं। किस तरह वो अफ़गानिस्तान से उनके जो जद्द अमजद थे वो हिजरत करके यहाँ पर आए थे, और उसके बाद जितने भी उनकी फ़ैमिली के अंदर उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद मुबारक अली ख़ान, इनके हवाले से बहुत ही तफसील से बताया गया है। मिसाल के तौर पे पीटर गैब्रियल और नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम आपको मालूम है कि एक साथ आता है। तो पीटर गैब्रियल ने ही इसी किताब में उनको कोट किया है कि कुछ साल कबल इस तरह की मीटिंग्स के दौरान एक रॉक गुलकार ने मेरी तवज्जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की तरफ दिलवाई और मुझसे पूछा कि क्या तुमने उसे सुना है। इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हीं दिनों नुसरत लंदन में एक शो के सिलसिले में आए हुए थे। मैंने इसी शो के दौरान उन्हें सुना और इनका रिदम, ताल, बीट सब कुछ मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। सिर्फ 2-3 साज़ों के साथ तालियों का खूबसूरत तालमेल और इस सब के साथ नुसरत की खूबसूरत आवाज़, जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा थी जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल था। इसकी बुनियाद पर मैंने नुसरत को फिल्म लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के पस मंज़र म्यूज़िक मौसीकी के लिए इस्तेमाल किया। उस्ताद गुलाम हैदर अली ख़ान कहते हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान वो शख्सियत हैं जिसने सरगम के ज़रिए क्लासिकी मौसीकी को आवाम तक पहुँचाया। ये वो काम था जो पेशेवर क्लासिकी फ़नकारों को करना चाहिए था, लेकिन एक कवाल ने किया। एक ऐसा कवाल जो पाकिस्तान की पहचान है, आवाम के दिलों की धड़कन है। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की राय जो है इसमें शामिल है। अदाकार मोहम्मद अली ने क्या खूबसूरत जुमला है कि कवाली ने जो अरूज हासिल करना था वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की सूरत में कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह उस्ताद बदरुज़्ज़मा, जिनकी वफ़ात अभी चंद रोज़ कबल हुई है, बहुत शफीक, बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें उस्ताद बदरुज़्ज़मा जो थे उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, और यहाँ पे इस किताब में क्या खूबसूरत कहा है उन्होंने कि हमारी मौसीकी में बेसुरा कबूल है मगर बेताला नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे क्लासिकी गायकों में लयकारी के मैदान में 3 शख्सियात, उस्ताद आशिक अली ख़ान, उस्ताद तवक्कुल हुसैन ख़ान और उस्ताद सलामत अली ख़ान नाकाबिल फरामोश और बेबदल हैं। लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कब और कैसे लयकारी में इस कदर महारत हासिल की, ये यकीनन खुदा बुजुर्ग बरतरका दिया है। कवाली के जदीद दौर में बहुत से लोग छाए हुए हैं, इनका सिक्का ख़त्म करके यकदम नुसरत फ़तेह अली ख़ान का छा जाना क्या वाकई मौजज़ा था? जी नहीं, ये उसका फ़न था, लय पर बेइंतहा अबूर था, सरगमों के मुश्किल टुकड़े और वो अंदाज़ जिसका इस्तेमाल आज तक इस मैदान में न हुआ था। इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि तारीख़ की गर्द में कहीं गुम हो गए और तहकीक करके अहमद अकील रूबी फिर हमारे सामने लाते हैं। इलामा इकबाल की एक बात उन्होंने कही है कि एक महफ़िल में इलामा इकबाल ने फ़तेह अली ख़ान से ये बात कही कि उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, मैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक महदूद था मगर तुमने गा गा कर मुझे गली गली फैला दिया। और इसके अलावा आपको मालूम है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम परवेज़ था, और परवेज़ यानी मोहब्बत से पेजी कहते थे, और इनके जो वालिद थे उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि नुसरत जो है वो डॉक्टर बने, और इसके हवाले से उन्होंने काफ़ी तगोदो की और उनको उनकी जो तालीम थी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी कि वो एक उनका ख्वाब था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो मेरा बेटा है वो डॉक्टर बने। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मौसीकी तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ है, इसके पास न जाना, मैं तुम्हें गवैया नहीं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ कि वो गवैये बने, फिर क्या हुआ कि वो आवाज़ जिससे वो ख़ुद एक शर्मसारी महसूस करते थे या उनके ख़ानदान वाले, वो आवाज़ पूरी दुनिया पर कैसे छा गई, ये सारी डिटेल्स इसी किताब के अंदर हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का जो कद था और उनकी जो आलमी शोहरत है और जिस तरह उनकी आवाज़ पूरी दुनिया पे छाई और जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों के अंदर जो कुछ वो दे के गए, बिला मुबालगा उनकी वजह से
हज़ारों घरों का रिस्क लगा, बहुत सारे और लोगों ने उन्हीं को गा के, उन्हीं की चीज़ों को गा कर मकबूलियत हासिल की। पाकिस्तान के हवाले से किस तरह वो शनाख्त बने, तो जितना बड़ा उनका कद था, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा तहकीकी काम नहीं हुआ। बहरहाल जो हुआ, हम उसके शुक्रगुजार हैं, अहमद अकील रूबी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत एक किताब लिखी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान। अहमद अकील रूबी चले गए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान चले गए, लेकिन तहरीरी शक्ल में वो ये एक सरमाया छोड़ गए हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, अहमद अकील रूबी, ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। आपको मालूम है साल 2023 पाकिस्तानियों पर, हम सब पर बहुत भारी रहा और जो महंगाई है इसकी शरह में तकरीबन 30% तक इजाफा हुआ। इस वक्त भी जो इन्फ्लेशन है वो हिस्टोरिक हाई है और अशाए ख़ुरनोश की बात कर लें, हम बिजली की बात कर लें, गैस की बात कर लें, हर चीज़ ने ऐसे कहना चाहिए कि शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी, जीना दोभर कर दिया। जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक मुल्क में जो महंगाई की मजमूई शरह है वो ताहाल 42% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो साल 2023 था इसमें पेट्रोल एक साल में 52 रुपये, डीजल 48 रुपये महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट के अंदर बुलंदी हमने देखी, अच्छा रहा। जो 100 इंडेक्स था उसने 67,000 की बुलंदी तक भी वो गया। अब थोड़ा सा रिवर्स गियर इसको लगा है। गुज़िश्ता रोज़ जो स्टॉक मार्केट थी इसमें 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। 100 इंडेक्स इस वक्त भी 60,000 पर ट्रेड कर रहा है। 60,000 की सतह से कुछ नीचे आया, लेकिन ये अच्छा ट्रेंड था, ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड था। और इसी तरह 2023 में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले जो असासे हैं उसकी फहरिस्त भी जारी हुई। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक रवां बर्स जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें सरमायाकारी दीगर शोबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हुई है और मुनाफा बख्श साबित हुई है। सरमायाकारों ने 53% मुनाफा कमाया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आइंदा जो साल है इसमें शहरियों को महंगाई में रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर हमने बात करनी है। पर्टिकुलरली अभी फिर ओगरा में समात हो रही है, कुछ 4.5 रुपये फिर बिजली महंगी होने जा रही है, गैस ऑलरेडी बहुत महंगी है। इस सारी सूरत हाल में हमने कहा कि एक ओवरव्यू लेते हैं एंड नन अदर देन डॉक्टर खाकान नजीब हमें लाइव ज्वाइन करें इसी मामले पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। जिस तरह से अभी हमने बहुत एक चीदा सा नक्शा बताया है, ऑब्वियसली हमने इस पर ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिटेल बात भी की है, बट स्टिल 2023 इज़ अबाउट टू एंड और ये इस साल का एक ओवरव्यू है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से करें कि आपके मुताबिक 2023 में जितने चैलेंजेस या जितना टफ टाइम हमने देखा है इकॉनमी को लेकर, जैसे कि इंतखाबात की डेट भी अनाउंस हुई है, आपको लगता है कि मईशत पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इन द कमिंग ईयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें 2023 जैसे हमने कई दफ़ा ये बात की थी और इमरान को याद है वो मैं कहता था कि लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी ऐसा रखना है कि जो हालात मुश्किल भी हों तो दे कैन पास थ्रू इट। डिफ़िकल्टी तो ज़रूर होगी, हर तबके को होगी और इस दफ़ा तो आई थिंक अपर मिडिल क्लास ने भी बहुत फील किया है कि जब उनके बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, ये सारी जो यानी कि इनपुट्स हैं टू रन दी हाउस, उनको एक एक चैलेंजिंग सिचुएशन रही है, इसमें कोई आरा नहीं है। इसी तरह अगर आप वल्नरेबल सेगमेंट्स को देखें तो उनकी तो जो फूड इन्फ्लेशन है उसने उसको हर्ट किया है। सो लोगों तक जो ताल्लुक है वो तो ये बिल्कुल मतलब क्लियर है। दूसरा ऑफ कोर्स चूंकि हमारी शरह नमू यानी कि जीडीपी ग्रोथ पिछले साल जो ख़त्म हुआ 2023 जून में वो नेगेटिव रही, तो ऑब्वियसली नई नौकरियां नहीं क्रिएट हुई, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट ईयर लोगों के लिए रहा। तो दो ही चीज़ें होती हैं ना कि क्या मुझे नौकरी मिल रही है, क्या मुझे प्राइसेस ऐसी हैं कि मैं अपनी इनकम से गुजारा कर सकता हूँ। ये दो डिटर्मिनिंग फैक्टर हैं आपकी ज़िंदगी के कंफर्ट के। सो बिल्कुल दुरुस्त। इसमें कुछ आंसर पीछे से देखिए तो उन फ्लड्स का आ रहा था जिसने सप्लाई शॉर्टफॉल्स क्रिएट की, कुछ आंसर आ रहा है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस हाइक का, कुछ आंसर आ रहा है कि दुनिया में इन्फ्लेशन हुई तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, कुछ आंसर आ रहा है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दुनिया की कीमत की वजह से भी बढ़ी और हमारे रुपए की जो वीकनेस है उसकी वजह से भी बढ़ी। इसी को टाई करते हैं कि ये क्यों हुई। हमने IMF का प्रोग्राम बारहा डिले किया। आप दोनों को मालूम है, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान IMF के बगैर इस वक्त चलाना इज नॉट समथिंग प्रूडेंट टू डू। चल तो जाएगा, पर आपने देखा जब 3 अरब डॉलर से नीचे ज़खायर चले गए थे तो रुपया जो था वो 315 पे ट्रेड कर रहा था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, IMF का प्रोग्राम इंटैक्ट हुआ तो रुपया 282 पे ट्रेड कर रहा है। आप सिर्फ यही एक इंडिकेटर का फ़र्क देख लीजिए।
बाकी तो मतलब चीज़ें छोड़ दें। सो ये एक ओवरऑल तनासुब है जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी रही। आई थिंक सेकंड जी डॉक्टर साहब एक बड़ा आम नुक्ता, चूंकि आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं फिर पूछ लेता हूं। सिर्फ आखिर में कि सेकंड हाफ थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि हमारी रिजर्व्स थोड़े से बेहतर हुए, हमारा थोड़ा बैरूनी खसारा संभला, थोड़ा सा हमारा जो मालियाती खसारा है वो कम हुआ। कोई खातिर खा चेंज फंडामेंटल्स में नहीं, पर शॉर्ट रन थोड़ी सी कंफर्ट जो है वो डेवलप हो गया। आपने कह ही दिया। वैसे मेरा नुकता भी ये था कि हमने जब भी हमारा कोई भी डेफिसिट क्रिएट हुआ कहीं से, या IMF को भी अगर बताना हुआ, तो हमने बिजली की बात की, हमने गैस की बात की कि जी यहां से हम पूरा कर लेंगे। और जब भी चाहे वो 200 अरब है या 20 अरब है, कहीं से भी हमने सार्फिन के ऊपर डायरेक्टली बोझ डाला। मैं अब भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो 232 अरब की शुनेद है कि 232 अरब का बोझ सार्फिन उठाएंगे। इसी तरह बिजली का 4.66 रुपीज पर यूनिट इजाफे का इम्कान है, और ये भी कोई तकरीबन 36 अरब है जो कि सार्फिन पे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई मीन कुछ ऐसी तब्दीलियां जिसके बाद हम कहते हैं कि हमारे लाइन लॉसेस कम होते, बिजली चोरी कम होती, हम अपना जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको हम कन्वीनियंट वे के अंदर बिजली या फ्यूल देते, वो हम नहीं कर पाए अभी तक। तो इस पे फिर हम कैसे ये उम्मीद रखें कि 2024 हमारे लिए कंपैरेटिवली बेहतर साल हो सकता है? मुझे तो लगता है कि शायद ये उससे भी खराब होगा जैसा 2023 था। आपका क्या टेक है इस पे? So this Imran comfortably transitions us कि हमने ये देखा कि IMF ने पाकिस्तान को जब भी मैनेज किया है इन द शॉर्ट रन, स्पेशली ये एक 9 माह का प्रोग्राम है। सो ये कोई एक्सटेंडेड फंड 3 साल का प्रोग्राम नहीं था। वो कीमतों को तब्दील करके खसारे कम करना, टैक्सेस का मोर इजरा करके खसारे कम करना, मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि 22% पे पॉलिसी रेट रख के इकोनॉमी को स्लो करके हमारी डिमांड तोड़ना, ये 3। अब ये तो एक आप इकोनॉमिस्ट कोई ना भी हो उनको भी समझ आ गई है कि अच्छा जी ये 3 चीजें इकोनॉमी में हो रही हैं वेरी वेरी क्लियरली। सो ये 2023 कैलेंडर ईयर जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पे खड़े हैं। इसने चूंकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी, तो आपने जो कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी, थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो सिग्नल हुए, स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डॉलर की जो ब्लैक मार्केट थी उसको रोका गया। तो यहाँ पे हमें एस्टैब्लिशमेंट को या केयर टेकर को या जो स्टेट है ओवरऑल उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि दे डिड द राइट थिंग। सो उसने सिग्नल किया, लोगों ने अब प्रॉपर्टी या डॉलर की बजाय थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का रुख किया। मार्केट 50 से 55% बढ़ गई, बहुत सस्ती मार्केट थी। ये बड़ा क्लियर तनाज़ुर ये बड़ा अहम नुकता डॉक्टर साहब आपने उठाया है कि लोगों ने प्रॉपर्टी से रुख किया स्टॉक एक्सचेंज का या ऐसी लिक्विड मार्केट का जिससे कम से कम पैसा ग्रो भी होता है और सर्कुलेट भी होता है। क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोगों को समझ नहीं आती है, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है इसमें अपना ही पैसा अपने ही सर्कल में घूमता रहता है और उसका कोई फायदा ऐसे इकोनॉमी को नहीं होता, और फिर उससे कुछ एक सर्टन तबका होता है जो अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। ये मॉडल मुझे लगता है इस पर बुक्स लिखी जाएंगी आने वाले वक्त में पाकिस्तान के मॉडल को देखते हुए। और क्या हो सकता है? आई मीन इंटेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की खास तौर पर या रेगुलेटर की, कि वो एक ऐसा कल्चर डेवलप करे जिससे लोग टैक्स की तरफ भी आए, जिससे लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी जाए, और फिर ओबियसली फैसिलिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या वो इंटेंट आपको नजर आती है? तो स्टेट ने ये इंटेंट तो जरूर दिखाई कि अगर आप होर्डिंग करेंगे तो वील कम हार्ड ऑन यू, अगर आप स्मगलिंग करेंगे तो हम अक्रॉस द बॉर्डर नहीं चाहते, अगर आप डॉलर को एज अ ब्लैक मार्केट में जाकर सिर्फ उसको स्टोर ऑफ वैल्यू बनाएंगे तो हम नहीं चाहते। दीज आर गुड इंटेंट्स। जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माल पाकिस्तान में ही बिकता था उस पर सख्ती की गई और कोशिश की गई कि कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए जाएं। सो अगर हम इसको अब ट्रांजिशन करें कि हम 2-3 दिन में ये साल खत्म कर देंगे एंड वील गो इनटू अ न्यू ईयर। देखिए न्यू ईयर हैज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज और यही अब स्टेट का काम है कि उन अनसर्टेनिटीज को जिसे कहेंगे हमवार करे, सो दैट ये जिस तरह यहाँ बिजनेस साइकिल होते हैं या ये जो साइकिल्स आ जाते हैं ये ना आए। नंबर 1 ये है कि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होनी है। नंबर 2 ये है कि एक और ट्रांजिशन होनी है। IMF का प्रोग्राम अप्रैल में खत्म हो जाएगा। वी नीड टू कंफर्टेबली ट्रांजिशन इनटू अ न्यू प्रोग्राम। अब इसके बाद तीसरा आपका बजट आना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट होगा, बिकॉज बैलेंसिंग द बुक्स विल नॉट बी इजी विदाउट ब्रॉडनिंग द टैक्स, जिसका इमरान आपने जिक्र किया। सो अगर ये 3 ट्रांजिशंस ही देखूं मैं तो मैं कहूंगा कि यार दिस
पुट्स पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 6 months वेरी क्लियरली कि क्या करना है आपने। स्टेट ने इन 3 ट्रांजिशंस को इस तरह मैनेज करना है कि जो जायरेशंस हैं या जो डिस्कम्फर्ट है लोगों का वो कम से कम हो। लेट अस होप कि हम ये 3 काम अगर कर पाएं। अब जब अगर 1 जुलाई तक आप ये 3 काम कर लें तो फिर आपको करेक्शन शुरू करनी है, जो फंडामेंटल करेक्शन है जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, एनर्जी सेक्टर को लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पूरा एक जिसे कहेंगे रीथिंक करना है आपने कि आखिर क्या है कि जो डिस्कोज हैं, जो हमारे जेनकोज हैं, उनकी इनएफिशिएंसीज किस तरह हमारे पूरे मुल्क को इस वक्त तकलीफ में रखे हुए हैं। नंबर 2, आपने री इंसेंटिवाइज करना है कि आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग करें, एग्रीकल्चर करें। सो दूसरी चीज हमें ये करनी है। सो वो पूरा टैक्स का निज़ाम, पूरा रेगुलेटरी निज़ाम जिसका इमरान आप जिक्र कर रहे थे, उसको रीथिंक करना है। तो चलें आप ये 2 काम ही अगले 1 साल करते चले जाएं तो आपकी इकोनॉमी, अब 5 काम हमने बड़ी क्लियरली रख दी हैं। February 8 IMF का ट्रांजिशन, नया बेहतर बजट, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर का ट्रांजिशन और ब्रॉडनिंग ऑफ पाकिस्तान की इंसेंटिवाइजेशन। ये इमरान आप सोचें कि करने के लिए क्या टीम 8 फरवरी को आ जाएगी जो ये सब कर सके। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था, यही सवाल, अब क्योंकि ऑब्वियसली हम हमेशा जब बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से एसोसिएट करते हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें उसी तरह से वर्क करती हैं, बट अब ये सारे फैक्टर्स, इन पे वर्किंग करना हमें इमीडिएट बेसिस के ऊपर करना है, जिन 5 फैक्टर्स का आपने जिक्र किया। डू यू रियली थिंक कि ये जो हम इलेक्शंस की जानिब जा रही हैं और उसके बाद एक नई ट्रांजिशन का जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? अर्मिला, अगर आप इस सब बात को गौर से देखें और कभी बैठ के इस पे सोचें तो एक तो ये कि अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि करना क्या है 5 साल में, तो पहले तो यह है कि इस पे एक डॉक्यूमेंट बनाएं कि इसके क्या जुज होंगे जो इसको डिलीवर करेंगे। और तीसरी, हमेशा मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्राइसिस इज अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस, ऑल अदर्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस क्राइसिस। यानी कि कॉम्पिटेंस, मेरिट पे लोग लाना हर जगह पे, उनको तनख्वाह देना, उनको जिसे आप कहेंगे सरकमवेंट करना और उनको काम करने देना, ये है पाकिस्तान का क्लियर चैलेंज। अगर तो 5 साल में अगली टीम जो भी आएगी और एस्टैब्लिशमेंट उसको साथ मिलकर ये प्रोफेशनल टीम पुट टुगेदर कर दे, एनर्जी में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस में, तो फिर तो ये सब काम हो सकेंगे। ऑब्वियसली उसको ऊपर से तो एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस ही चलाएंगे। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर हमें ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि वो इस वक्त मईशत को किस नज़र से देख रहे हैं और कौन से मेजर्स हैं जो एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को इन फिस्कल ईयर 2024 में बेहतर एंड देन 25 एज वेल, उसमें बेहतरी के लिए हम इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे हमास यानी गजा के हवाले से। 7 अक्टूबर को जी हमास के इजराइल के हमले के बाद आज इजराइल फलस्तीन जंग को 82 दिन हो चुके हैं। इजरायली जारियत में अब तक शोहदा की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 53,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। शोहदा में जी 8,000 से ज़ायद बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 310 तिबी अमले के अरकान और 100 सहाफ़ी भी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि सिविल डिफेंस की बात की जाए तो उसके 35 एहलकार भी जान की बाजी हार चुके हैं। इजरायली जारियत से रोकने और शहरियों को महफूज तरीके से निकालने में कतर ने कई बार सालसी का किरदार अदा किया। जंगबंदी भी हुई, मगर चंद दिन बाद फिर दोबारा से जारियत शुरू हो जाई और ताहाल ये जारियत जारी है इसराइल की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ सियोनी फौज ने फलस्तीनी हलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया है। हलाल अहमर के मुताबिक इजरायली बमबारी के नतीजे में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं और मवाद का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। हलाल अहमर का कहना है कि जी हेडक्वार्टर के अहाते में हजारों बेघर पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुसलसल अलार्म किया जा रहा है कि खाना जंगी की वजह से फ़लस्तीन में कहत का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सारी सूरत हाल में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हवाले से बात की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए, खामोशी साधे हुए हैं और हालिया कशीदगी से पहले जो फ़लस्तीन और इसराइल के लिए जो 2 रियासती हल पेश किया जा रहा था, क्या उसके मुतबादिल कोई नया मुआहदे की तरफ जाया जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पर बच्चों के बारे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है और ये आप देख रहे हैं किस तरह
फ़लस्तीनी बच्चे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, खाना है नहीं वहाँ पे एक्चुअली, और ये सूरत हाल, ये मनाज़र हम आपको दिखा ही रहे हैं। इंसानी जानों का ज़िया तो हो ही रहा है। इस वक्त शायद जानवर दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बेहतर हालत में रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, जिनके साथ इस वक्त एक जेनोसाइड हो रहा है। हमारे साथ मंसूर जाफिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल आपके सामने है, स्टैट्स भी हम अब तो बता के थक गए और ऐसा लगता है कि हम महज नंबर्स की बात कर रहे हैं, इनके पीछे इंसान तो है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि आज इतने मजीद इंसानों को शहीद कर दिया गया। इस वक्त तक जो सूरत हाल बिल्ट हुई है, आपको ये मामला कहीं अब सुलझता नजर आता है? काफ़ी हद तक इसराइल अपना मकसद तो हासिल कर चुका है, जेनोसाइड जो करने का उसने एक प्रोग्राम शुरू किया था, फ़लस्तीनियों को शहीद तो मुसलसल वो किया जा रहा है। यकीनन जी, एक पहलू जिससे आप बात कर रहे हैं वो इसराइल को हमें लग रहा है कि उसमें उसको बड़ी कामयाबी होगी है कि उन्होंने बड़ी तादाद में जो फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं और नौजवान, उनको खून में नहला दिया है और उनको इस सफ़ा हस्ती से उनका एक लिहाज से उन्हें निकाल दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इसराइल के जो लॉन्ग टर्म अज़ाइम हैं वो अभी भी शायद पूरे नहीं हो सके, और ख़ास तौर पर वो अज़ाइम के जिसकी वजह से या वो विक्ट्री जिसे वो कैश करवा सके अपने अवाम की आंखों के सामने। मेरी मुराद, उन्होंने जिन अहदाफ को निशाना बना के या जिन अहदाफ का ऐलान करके गजा पर चढ़ाई की थी, वो ये था जी कि हम हमास का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। और इसी तरीके से हमास की जो लीडरशिप है उसके हवाले से उनका ये था कि हम इनकी सुरंगें और अपने कैदी रिहाई, ये उन्होंने 3 टारगेट जो हैं वो ऐलानिया बताए। इस वक्त तक अगर आप इसका एक गैर जानबदाराना जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त तक इसराइल अपना एक भी यरगमाली जो है वो जिंदा रिहा करवाने में कामयाब नहीं हो सका, और उसके मुकाबले में उनको जो जानी नुकसान यहाँ पे हो रहा है इन एफर्ट्स के नतीजे में, वो 4 दिन में उनके 48 फौजी, जो इसमें 2 कर्नल रैंक के लोग शामिल थे, और खास तौर पे उनका एक बदनामे जमाना गोलानी जो ब्रिगेड है, बटालियन है, उसको जिस अंदाज से उन्होंने वापस बुलवाया है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे उनकी कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई थी, तो उससे उनका वो एक जो मिथ क्रिएट हुई थी कि ये बहुत बड़ा कोई इनके जाबाज हैं और ये जान की बाजी लगा के जो है वो दुश्मन पर हमला आवर होते हैं। तो उन्हें 3 ही दिनों में जो है वो हमास के जंगजुओं ने और उनके वॉरियर्स ने जो है वो उनको दांत खट्टे कर दिए और वो यहाँ से दुम दबाकर भागने पे मजबूर हो गए। और जो उन्होंने बात की थी कि हम हमास को खत्म करेंगे, तो हमास जो है वो आज भी फील्ड में मौजूद है और आज भी उसके हमले और आज भी उनकी दिफाई कार्रवाइयां जो है वो बिल्कुल उसी जोश जज्बे के साथ जारी हैं। तो उन्होंने 7 जी, अब अवामी सतह पर जो एहतजाज सामने आया था पहले बहुत ज्यादा रहा, वक्त के साथ उसमें कुछ कमी भी आई, लेकिन वो बड़ा मौसर था। आपके ख्याल में ये सिलसिला अब जिस शद्दोमत से जारी है, इसकी शिद्दत का कुछ असर हुआ है? आई मीन, इसकी शिद्दत से कुछ इम्पैक्ट आया है सारी सूरत हाल के ऊपर, या नहीं मजीद ज़रूरत है? और ख़ास तौर पे जो डेवलप ममालिक हैं और जिसमें हम पढ़ा लिखा माशरा कहते हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तरफ से मजीद एफर्ट्स की या पुश करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे अमन कायम हो। देखिए जी, क़याम अमन तो यकीनन एक होलसम प्रोजेक्ट है और उसमें जब तक ये नाम नहाद बड़ी ताकतें जिन्होंने बुनियादी तौर पे इस मसले की दाग बेल रखी थी, इसराइल के क्रिएशन में अपना किरदार अदा किया था, जब तक वो अपनी उस गलती का एहसास नहीं करते और उससे रुजू नहीं करते, उस वक्त तक यहाँ पे हकीकी माने में क़याम अमन जो है वो नहीं किया जा सकता। और बिलखुसूस अगर इसराइल या उसका सरपरस्त अमेरिका ये समझता है कि वो अपनी जंगी जोम जो है या जंगी जो बर्तरी है उसके नतीजे में यहाँ पे अमन ले आएगा, या वो यहाँ पे पैट्रियट बैटरीज लगा के फलस्तीनी जो मिसाइलों से बच सकेगा, तो ये पैट्रियट बैटरी जो है उन्हें लॉन्ग टर्म अमन नहीं दिलवा सकते। उसके लिए जरूरी है कि फलस्तीनियों के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं और जो अभी भी जारी हैं, उनके अजाले के लिए ये बड़ी ताकतें और बिलखुसूस खित्ते के अरब ममालिक जो है वो मिल बैठे और फलस्तीनियों को अगर वो कोई सिंबॉलिकली भी कोई एक आजाद फलस्तीनी रियासत के, जिसे कम से कम दुनिया के नक्शे पे आजाद फलस्तीनी रियासत करार दिया जा सके उन टर्म्स एंड कंडीशन में जिनको इंटरनेशनल लॉ एक आजाद फलस्तीनी रियासत मानता है, ठीक है। मैं समझता हूं ये
ठीक है मंसूर, आखिर में ये भी बताइए, जो कि इसमें जहां पे बहुत सारी दीगर ताकतें बेनकाब हुई, वहां पे एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसा जो बड़ा इदारा है वो बेनकाब हुआ, वो अपनी हतमी कवानीन और हतमी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस्तेमाल करने या इम्पोज करने के बावजूद भी जंगबंदी में अपना रोल प्ले नहीं कर सका। इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा? जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुमालिक मुत्तहिद हैं वो इस इदारे को, इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखेंगे अगर खुदा न खास्ता आइंदा ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो? देखिए जी, ये कोई पहला मौका नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो ऐसे इश्यूज जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उस पर अपनी पीठ दिखाई हो या नाकामी दिखाई हो। माजी में खासतौर पे इसराइल की तश्कील से लेके जितनी भी जंगें माजी में हो चुकी हैं, और बिलखुसूस इराक के हवाले से अगर आप देख लीजिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से जो क्लेम्स थे, जिस अंदाज से इसराइल अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को तज के इराक पर हमला किया और इराक की ईंट से ईंट पे गई, वो खुली चीज हमारे सामने है। इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से देख लीजिए, कश्मीर के हवाले से देख लीजिए, तो हमें हर महाज ये पहली दफा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इस तरह से पहले भी माजी में हो चुका है। आपने अफगानिस्तान और कश्मीर के मामले पे भी अक़वाम मुत्तहिदा के रोल के हवाले से बात की। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। गज़ा में जो सूरत हाल है उस पर हम मंसूर जाफर साहब का तज्ज़िया लेते, फिर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हम आपसे इजाज़त लेंगे, हम आपसे कल मिलेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको अंबर सरिया से खाना खिलाएंगे और सोएब खान हमें खाना खिला रहे हैं। कैसा खाना है देखते हैं आपका आज का देसी फूड। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सोएब खान। आज कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मूड हो रहा है, तो आज देसी खाना थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में ट्राई करने का मूड है। आज मैं जहां आया हूं यह है अंबर सरिया रेस्टोरेंट, जहां पे इनकी स्पेशलिटी है देसी खाने में, लेकिन थोड़ा अलग लेवल से। तो आइए चल के ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या खाना वाकई इतना टेस्टी है या नहीं, ये तो खा के पता चलेगा। जी हमारे साथ सलीम साहब हैं, यहाँ के मैनेजर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा इस रेस्टोरेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, क्या हाल है? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम साहब हमें रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बताएं, कब से और ये कहाँ पे है? एक्चुअली सर हमने ना ये स्टार्ट किया था काम 1998 में। अच्छा। यहाँ पे हम आए हैं फिर 2021 में यहाँ से हमने ना स्टार्ट किया है। अभी अल्लाह का शुक्र है 2-2.5 साल यहाँ पे भी हम हो गए हैं, तो अभी यहाँ पे हमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि आपकी कोई और ब्रांच है इसके अलावा? नहीं, अभी फिलहाल यही है हमारी। आपके सबसे जो बेस्ट खाना है, जो सबसे हॉट आइटम है, जो हम आपसे शेफ से भी पूछी थी, आपसे भी पूछेंगे कि कस्टमर क्या पसंद करते हैं सबसे ज्यादा यहाँ के? लोग ज्यादा यहाँ पे आते हैं ब्लैक पेपर कढ़ाई मटन के अंदर खाने में। जी जी। शैंक ब्लैक पेपर कढ़ाई है, देसी चिकन का शोरबा है, हरीसा है, मतलब के बंडल ऑफ डिशेज हैं। ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच का भी और डिनर का भी है? जी जी बिल्कुल। हम सुबह 10 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और रात को हम 11 बजे 11:30 बजे हम क्लोज करते हैं। अच्छा ठीक है। और आप हमें थोड़ा बताइए अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में, आपके जो मसाले यूज होते हैं, आपका जो गोश्त। हमारा अल्लाह का शुक्र है जो मीट है वो हमारे अपने फार्म का है। जो मसाले हैं हम कोई भी मसाला बाजारी मसाला इस्तेमाल नहीं करते, और हमारी जो रेसिपियाँ ये प्योर कश्मीरी रेसिपियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका वक्त देने का। हमारे साथ है शेफ शहजाद, जो यहाँ के हेड शेफ हैं। उनसे हम थोड़ा सा सवाल करेंगे और पूछेंगे इनके खाने से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, क्या हाल है? अच्छा शहजाद साहब बताइए कि आपके खानों में आप कौन से मसाले यूज़ करते हैं और क्या स्पेशल है आपके खानों में? हमारे जितने भी मसाले हैं सारे हम अपने खुद ग्राइंड करते हैं, ठीक है। निहारी मसाला भी अपना खुद बनाते हैं, भुना मसाला हो गया, जितने भी एवरीथिंग मसाले हैं सारे हम खुद यूज़ करते हैं, अपने होममेड बनाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ज़्यादातर जितने भी खाने हम उसमें देसी घी यूज़ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, सबसे स्पेशल चीज़ जो आपके मेन्यू में है, आप शेफ हैं, आपको बेहतर पता होगा कि सबसे जो हॉट आइटम है आपकी कौन सी है? हमारा देसी चिकन शोरबा है और उसके अलावा मटन हरीसा है जो होलसेल आइटम है। जी सर, आप हमें बताएं कि आपको खाना ट्राई किया यहाँ पे, तो आपको खाना कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा, एम्बियंस भी ओके अच्छी है और फूड भी अच्छा था। आपने क्या ट्राई किया यहाँ पे हमें बताएं? मैंने हांडी ट्राई की थी और बिरयानी ट्राई की थी, दोनों फिट हैं। तो आपने जो सबसे बेस्ट दोनों में से आपको कौन सी अच्छी डिश लगी जो आपने ट्राई की है? दोनों ही अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी पूछेंगे तो हांडी थी। अच्छा, हांडी थी। क्या रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10। हाँ जी, तो खाना हमारा आ गया है, तो हम इसको ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि इसका क्या लेवल है खाने का। क्या बात है, जबरदस्त। हरीसा विद कबाब,
और क्या डेलीकेट टेस्ट है इसका। मैंने अभी तक ऐसा हरीसा ट्राई नहीं किया, ट्राई करता हूँ, लेकिन हरीसा मस्ट ट्राई। बहुत आला, चने भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हरीसे का टेस्ट। और मज़े की बात पता है क्या है, जिनका कलवंजी नान है उसके साथ चनों का जो मज़ा है ना, और दुबाला हो गया, ज़बरदस्त। अभी मैं इनकी निहारी भी ट्राई करूँगा और इनका जो मुर्ग शोरबा है वो भी ट्राई करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही ये जगह अभी तो मुझे पता कैसे नहीं थी। बहुत सी निहारियाँ खाई हैं। अगर आप निहारी के शौकीन हैं, आप बाकी सब लाहौर की निहारियाँ भूल जाएंगे। ये निहारी जब ट्राई करेंगे, मोस्टली निहारी स्पाइसीज होती हैं, लेकिन ये जो है बहुत मिनिमल स्पाइसेस हैं। और क्या खूबसूरत, ज़बरदस्त टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त है इसका। ये जगह मस्ट ट्राई करने वाली है। क्या बात है, जैसे उन्होंने बताया था कि यहाँ की स्पेशल डिश ये है, नो डाउट ये वाकई यहाँ की स्पेशल है। देसी मुर्ग शोरबा, लाहौर में अगर आप देसी मुर्ग के शौकीन हैं, दिस इज द प्लेस। अब सबसे जो लास्ट चीज रह गई है वो है कबाब मसाला। कबाब मसाला साथ रोगनी नान, क्या बात है भाईजान, मस्त, मजा आ गया मुझे आज। होए होए होए, गुड़ वाले चावल साथ में काजू और खोया, बहुत आला। पहली दफा आई जस्ट से 10 on 10। इनकी हर डिश जो है इतनी जबरदस्त है। अगर आप देसी फूड के शौकीन हैं और आपको नाश्ता करना है अच्छा, या लंच करना है, देसी खाना खाना है, वो भी लाहौर के सेंटर में, इट्स राइट हेयर इन गुलबर्ग। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ गुलबर्ग, बिल्कुल सिटी टावर के बैक साइड पे है और MM आलम रोड के बिल्कुल साथ है। तो जरूर विजिट करें। तो एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।